आज हम उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले के रामगढ़ में हैं और हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अश्विनी दुबे जी। आज हम बातचीत करेंगे राहुल गांधी के चुनाव को लेकर दिए गए बयान, खास तौर पर महाराष्ट्र को लेके। और महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव में मैच फिक्सिंग थी और अब बिहार में होने वाली है। चुनाव आयोग ने भी इसका खंडन किया है। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी के बयान की आलोचना की है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कई अखबारों में इस बारे में लेख भी लिखा है। तो दुबे जी, ये बताइए कि जिस तरह से बार बार चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट खास तौर पे ईवीएम को लेकर कि ईवीएम हैक की जा सकती है, ईवीएम को हैक करके वोटों की हेरफेर की जा सकती है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और चुनाव आयोग की तरफ से बार बार ये चुनौती दी गई थी कि कोई भी राजनीतिक दल आए, कोई भी व्यक्ति आए और आकर ये साबित करे, लेकिन कोई दल आज तक चुनाव आयोग की चुनौती को स्वीकार करने नहीं गया। लेकिन ये अलग बात है कि चुनावी भाषणों में उसको लेकर खूब हो हल्ला मचाया जाता है। इसी तरह से जिस तरह से राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा ने मैच फिक्सिंग के आरोप लगा रहे कि भाजपा ने धांधली करके चुनाव जीता, उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई बनती है? देखिए, एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो हमारे संविधान में है, उसका प्रयोग जितना बड़ा नेता उतने ही संतुलित तरीके से करना चाहिए। इस तरह से देश की संस्थाओं के ऊपर जो संस्थाएं बार बार चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, चाहे सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन में, सुप्रीम कोर्ट के में जब कभी भी ईवीएम को लेकर चुनौती दी गई उस समय, या और सभी मंचों पर अपनी निष्पक्षता और पारदर्शिता के बारे में बड़ी प्रमुखता से कहा और ये भी कहा कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो दे। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सबूत नहीं दे पाई, तो नेता विपक्ष भी हमारे देश के जो हैं उनका भी ये बयान, वो भी बयान उसी तरह से है जैसे कि आप राजनीतिक बयानबाजी करते हैं सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए। अब याद करिए कि सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं मल्टीपल पिटीशंस दाखिल हुई। तमाम जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो ईवीएम की जो वहाँ पर उसके क्या वो हैक हो सकती है, क्या उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, क्या किसी प्रकार से छेड़खानी हो सकती है, उस सब के जो एक्सपर्टीज़ थे सब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं मल्टीपल पिटीशंस में इस बात को माना कि ये जो है नहीं हो सकता। इवन वीवीपैट को भी अगर आप देखेंगे तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने लेकर के कहा भाई अगर आपको ऐसा लगता है तो ये भी एक हम प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं जिससे वोटर जो है अपना वोट देख सके। अब उसके बाद भी लगातार प्रश्न खड़ा करना, ना सिर्फ एक हमारी जो संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग है जो पूरे देश में चुनाव करवा रही है और जिसमें उनकी पार्टी भी कई राज्यों में जीत करके सरकार चला रही है, तो उस पर प्रश्न खड़ा करना, मैं समझता हूँ कि संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़ा करना, और जब कभी भी संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़ा होता है तो लोकतंत्र कमजोर होता है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि उससे लोकतंत्र मजबूत होगा, क्योंकि एक बड़ा नेता जितनी बड़ी बात है उससे उसके जो फॉलोअर्स हैं उनके मन में उस संवैधानिक संस्था के प्रति अविश्वास पैदा होता है। और जब संवैधानिक संस्था के प्रति किसी के मन में अविश्वास पैदा हो तो लोकतंत्र के लिए वो बिल्कुल ठीक नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे बयान किसी भी जो जिम्मेदार व्यक्ति को या गैर जिम्मेदार, जो जितना जिम्मेदार हो, चाहे नॉर्मल सिटीजन हो देश का, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। समय समय पर अगर आप देखिए कि सिर्फ एक नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार रफाल को लेकर भी आया, फिर उसमें भी वो चौकीदार चोर है का नारा बड़ी प्रमुखता से लगाया गया और फिर बाद में उसमें भी माफ़ी मांगी। सुप्रीम कोर्ट की जो 3 जजेस बेंच की जजमेंट आई, उस जजमेंट ने भी कहा कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है राफेल की खरीदी में भी। और अब फिर से इस तरह से प्रश्न खड़ा करना, मैं सोचता हूँ उनके जो सलाहकार हैं वो सलाहकारों को भी समझना चाहिए कि और भी मुद्दे हैं देश में जिन मुद्दों पर बात की जा सकती है, जिन मुद्दों पर जनता को बताया जा सकता है, जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में लड़ा जा सकता है, बजाय कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जनता के मन में अविश्वास पैदा करने, क्योंकि ऐसा अविश्वास अगर होता है लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है। आपको याद होगा जब हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो चुनाव नतीजे से पहले बहुत समय बाद कुछ
टीवी चैनल और अखबारों के एग्जिट पोल सही साबित हुए कि भाजपा की सरकार बन रही है और बन गई। लेकिन कांग्रेस जो दावा कर रही थी कि हम 60 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और उसे हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यही आरोप लगाया कि हरियाणा में पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। यही बात कांग्रेस ने भी कहा, हालांकि बाद में वो बात खत्म हो गई। तो इस तरह के जो आरोप लगाए जाते हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, खासतौर पे चुनाव मशीनरी को लेकर, और हम अगर दूसरे राज्यों की बात करें उस पर भी हम चर्चा करेंगे बाद में, क्या इसमें चुनाव आयोग इन नेताओं के खिलाफ क्या अभियान ले सकता है? और एक आम आदमी कि भाई ये बड़े बड़े नेता जो देश में संसद का, सुप्रीम कोर्ट का, चुनाव आयोग का, केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर जो आरोप लगाते हैं, क्या उसके खिलाफ कोई अगर छोटा व्यक्ति, कोई आम आदमी अगर कमेंट करता है सोशल मीडिया पे तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता जो चुनावी मंचों से भाषण देते हैं, उनके खिलाफ ना चुनाव आयोग कोई संज्ञान लेता है, ना सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान लेता है। तो ऐसे में जो देश की छवि खराब हो रही है, तो उसमें एक आम आदमी क्या कर सकता है? देखिए, आम आदमी से ज़्यादा जिम्मेदारी सरकार की होती है। जिस राज्य में ऐसी बातें कही गई, वहाँ की सरकार, वहाँ की स्टेट मशीनरी और वहाँ पर जो कानून की रक्षा करने वाले, कानून का पालन करने वाले और कानून की सही तरीके से हर व्यक्ति मर्यादा में रहे उसका पालन करने वाले, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तो आम नागरिक से ज़्यादा जिम्मेदारी होती है जिनको चुना गया है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि संवैधानिक तरीके से जो पारित किए हुए कानून हैं, उन कानूनों के अंतर्गत जो व्यवस्था, उस व्यवस्था का कोई मखौल उड़ाता है तो क्या उचित कार्यवाही होगी। सुप्रीम कोर्ट के पास तो अपनी कंटेम्प्ट की पावर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट जब भी चाहे, सुप्रीम कोर्ट को लगता है तो सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ले सकता है। दूसरा, चुनाव आयोग के पास भी अपनी पावर्स है। चुनाव आयोग की अभी विश्वसनीयता पर अगर कोई प्रश्न खड़ा करे, चुनाव आयोग भी संज्ञान ले सकता है। तो उसके अलावा चुनाव आयोग के साथ साथ जो वहाँ की मशीनरी है वो भी उस पर वो भी संज्ञान ले सकती है। आप देखिए, दिल्ली में भी कई सारे ऐसे मौके आए, कई सारे ऐसी बातें आई जहाँ पर कुछ ट्वीट हुए या कुछ स्लोगन्स पॉलिटिकल पार्टी की रैली के दौरान लगाए गए, उसके बाद संज्ञान लिया, इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया। इलेक्शन कमीशन के अलावा लोगों ने भी प्राइवेट कंप्लेंट्स फाइल किया कि वो नागरिक हैं और उससे उनकी भावना आहत हुई है। सवाल सिर्फ यहाँ पर यह है कि राजनीति में शुचिता की, क्योंकि आप एक व्यक्ति अगर मान लीजिए कि जनता अगर आकर के एक्शन लेती है तो जनता का एक्शन, जनता कितनी अग्रीव्ड है, पहला प्रश्न तो ये खड़ा होता है। दूसरा, जनता से ज़्यादा जिम्मेदार वो संस्था है जिस संस्था के ऊपर वो प्रश्न खड़े किए गए। तो उस संस्था के एक अपना लीगल सेल ऑलरेडी होता है, उनको आगे आकर के लेना चाहिए ताकि अविश्वसनीयता नहीं हो, क्योंकि संविधान के प्रति, संवैधानिक संस्थाओं के प्रति मर्यादा से आचरण करने की प्रतिज्ञा हर व्यक्ति, चाहे वो संसद सदस्य हो, चाहे वो राज्यसभा का कोई सदस्य हो, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, या किसी और पद पर बैठा व्यक्ति या किसी और चुना हुआ निर्वाचित व्यक्ति हो, वो शपथ लेता है इस बात की कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति वो जो है आदर का भाव रखेगा और देश की सहिष्णुता, अक्षुण्णता और देश के प्रति जो है वो पूरा ऐसा भाव रखेगा कि देश प्रेम उसके मन में रहेगा और देश के प्रति कोई इस तरह बात नहीं करेगा जिससे देश की छवि धूमिल हो। तो इन बातों को देखिए, इन बातों से सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो चुनी हुई सरकार है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो ले। अब जैसे महाराष्ट्र के संदर्भ में, महाराष्ट्र चाहे तो महाराष्ट्र सरकार इलेक्शन इस बात पर जो है एक्शन ले सकती है। अब उसके बाद अदालतों को तय करना है कि अदालतें उसमें कोई उनको लगता है कि किसी प्रकार से कानूनी जो मर्यादा है उसको भंग किया गया है कि नहीं, ये अदालतों को देखना होता है, अपराध हुआ है कि नहीं, ऑफेंस कमिट हुआ है कि नहीं। परंतु सवाल यह है, सबसे बड़ा सवाल, कि क्या वो लोग जिम्मेदारी के साथ जिसकी शपथ लेते हैं, जिस संविधान का हवाला देते हैं, जिस संविधान की दुहाई देकर अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बेजा इस्तेमाल करते हैं, क्या उनकी प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो जिम्मेदारी से शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि उनके फॉलोअर्स हैं देश में, उससे समाज में असंतोष पैदा हो सकता है। राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक तरह से ही तो मान लिया
कि वो कांग्रेस वहाँ हार रही है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे बड़े राज्यों में, साथ में बंगाल भी जोड़ लिया जाए तो कोई जनाधार नहीं रह गया है। तो हार तो साफ दिखाई दे रही है, लेकिन उसका ठीकरा वो अभी से चुनाव आयोग पर और बिहार प्रशासन और पुलिस पर फोड़ रहे हैं। क्या ऐसे में चुनाव आयोग के पास या राज्य सरकार के पास क्या क्या कानूनी प्रावधान हैं कि इस तरह के बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके? देखिए, अभी तो कानूनी प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में पर्याप्त कानून हैं, और इवन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी पर्याप्त अधिकार हैं इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को कंप्लेंट फाइल करने के, और स्टेट के पास भी तमाम जो है अधिकार हैं कि वो ले सकते हैं इस पर संज्ञान। लेकिन किसी भी बड़े नेता के खिलाफ संज्ञान लेकर के ऐसा कहते हैं कि वो इसलिए संज्ञान नहीं लेते हैं कि जनता जो है जनता के मन में, जनता के उसमें ऐसा भाव नहीं पैदा हो कि किसी भी नेता को जो है मैंने उसके खिलाफ बोल करके उसके लोगों को दबाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि यही पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स इसी तरह से जब कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। तो अब सवाल यह है कि वहाँ की स्टेट मशीनरी इस बात पर अगर ऐसा लगता है कि एक्शन लेना चाहिए। लेकिन रही बात जनाधार की, तो जनाधार तो जब आप जनता के लिए काम करेंगे तो जनाधार बनेगा, जनता के साथ रहेंगे तो जनाधार बनेगा, समाज के लोगों को जोड़ेंगे तो जनाधार बनेगा, समाज के लोगों के बीच में खाई और कटुता पैदा करेंगे, अगड़े और पिछड़े की राजनीति करेंगे, सवर्ण और दलित की राजनीति करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप जनता होशियार हो चुकी है, लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। तो कई बार सरकारें इसलिए भी एक्शन नहीं लेती हैं कि वो जनता के ऊपर निर्णय छोड़ती हैं, वो सरकारों का बड़े हायर लेवल पर जो लोग हैं, जो सरकारें हैं, जो चलाते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी। लेकिन आप देखिए कि आदरणीय राहुल गांधी जी के ऊपर जब वो मोदी जी के ऊपर उन्होंने बातें कही थी, तो जब गुजरात की एक कंटेम्प्ट कोर्ट में उनके ऊपर सजा हुई थी और डिस्क्वालीफाई भी हुए कुछ महीनों का, तो ऐसे तमाम प्रकरण है, तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर कार्यवाही की जा सकती है। वो खैर आने वाले दिनों में तय होगा कि इलेक्शन कमीशन कैसे लेता है, लेकिन संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार हर संस्था को अपने को डिफेंड करने का समूचा सब पूरी तरह से कानून में है। कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह सोशल मीडिया का लगातार प्रभाव बढ़ता जा रहा है और उसमें बहुत सारे लोग जो एक इन्फ्लुएंसर की भूमिका भी निभाते हैं। एक तो है सोशल मीडिया और एक है मीडिया। मीडिया यानी टीवी चैनल या अखबार में किसी खबर पर अगर प्रशासन कार्रवाई करता है, जैसे अभी हिमाचल प्रदेश के गगरोट कस्बे का एक मुद्दा है कि दैनिक जागरण अखबार में एक छपी खबर पर जो एक कब्रिस्तान से संबंधित थी और उसमें दोनों के पक्ष दिए गए थे कि एक पक्ष ने वहाँ के जिला उपायुक्त को ज्ञापन दिया था, उसके आधार पर खबर बनाई गई थी और वहाँ की स्थानीय पुलिस ने उस जागरण के पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। क्या ऐसे में किसी पत्रकार के खिलाफ डायरेक्ट कार्रवाई की जा कर सकती है कोई पुलिस? जबकि पीआरबी एक्ट में जो भी संपादक जिम्मेदार होता है या तो उसको उसके खिलाफ करना चाहिए था। क्या इस मामले में किसी भी संवाददाता के क्या अधिकार हैं? और इसके साथ ही जिस तरह से सोशल मीडिया पर सक्रिय लोगों के खिलाफ, जैसे अभी पश्चिम बंगाल में एक लड़की के खिलाफ जिसने एक किसी कमेंट को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया, उसको गिरफ्तार भी किया और उसको हाई कोर्ट से जमानत मिली। ऐसे में दो सवाल होते हैं कि एक तो हम किस तरह की टिप्पणी करें और दूसरा जो टिप्पणी करते हैं उनके क्या क्या कानूनी अधिकार है सोशल मीडिया में भी और मीडिया में भी। तो ये टिप्पणी करने के बाद कई बार जब दुर्भावना पूर्वक बदले की भावना से कानून की धाराओं का बेजा इस्तेमाल करके, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके सेलेक्टिवली एफआईआर दर्ज की जाती, तो ऐसा कहते हैं कि जो सरकार है उस सरकार ने इंडियन पीनल कोड और बीएनएस की जो धाराएं हैं और जो धाराएं हैं उनका इस्तेमाल अपने लाभ के लिए किया, तो अदालतें रेस्क्यू के लिए आती। उसी तरह सर मिश्रा जी के केस में भी आप देखिए कि
अपनी कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनको बाइज्जत जमानत देते हुए और पुलिस को भी फटकार लगाई। दूसरी बात आती है कि किसी भी खबर की टिप्पणी और किसी भी खबर को लेकर के कि क्या वो खबर सही है, भ्रामक खबरें निश्चित तौर पर नहीं सर्कुलेट करनी चाहिए जब तक कि उसके बारे में सही तरीके से ज्ञान नहीं होगा उस खबर सही है कि नहीं, क्योंकि उन खबरों को आधार मानकर जनता जो है कई बार उद्वेलित हो जाती है, समाज के वर्गों में खाई पैदा हो जाती है। तो सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के साथ साथ सोशल मीडिया पर जो लोग सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का बेजाय इस्तेमाल करते हैं और उनके पास किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं होता है तो उनके खिलाफ कार्यवाही बनती है। अब दूसरी बात ये होती है कि जब स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम होने लगे, माने एक स्टेट में आप कुछ कहिए आपके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी, दूसरे अगर आपने कहा दूसरी एक कंप्लेंट आई तो वहाँ की मशीनरी ने एफआईआर दर्ज कर दी। तो ये देखिए कि इसीलिए अदालतें हमेशा से रेस्क्यू करने के लिए आती हैं और वो जनता के हित में रेस्क्यू करती हैं। अब रही बात दैनिक जागरण के जो पत्रकार हैं हिमाचल प्रदेश के, उनके ऊपर तो उनको कोर्ट में जाने का पूरा अधिकार। आप याद करिए कि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली के 2 पत्रकारों के ऊपर खबर छापने के नाम पर एफआईआर दर्ज करती थी तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उनको कहा था कि भाई इनकी जर्नलिस्टिक फ्रीडम है, जर्नलिस्ट को आप उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और जर्नलिस्ट को जर्नलिस्टिक वर्क करने से नहीं रोक सकते हैं। और उस खबर में अगर त्रुटि नहीं है, उस खबर में कोई माने झूठ नहीं है या उस खबर जो है सत्य पर आधारित है, तो अगर ऐसे एक्शन लिया भी है तो वहाँ की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऑफेंसेस को क्वैश कर देती हैं। तीसरी बात ये है कि पत्रकार हो या आम जनता हो, हर किसी की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सोशल मीडिया एप्लीकेशंस में तो आपके स्टेप्स आपकी उंगलियों पर सब कुछ रहता है, आप जैसा चाहें वैसा लिख देते हैं, लेकिन उसके क्या रिपरकेशंस होते हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो आने दिन में पता चलते हैं। इसीलिए जर्नलिस्टिक फ्रीडम के साथ साथ जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट भी हमेशा से एक ज़रूरत रही है ताकि जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि जर्नलिस्ट समाज का चौथा स्तंभ है। जब कभी भी सरकारें बेकाबू होती हैं, जब कभी भी कोई मशीनरी जो संवैधानिक मशीनरी सही तरीके से काम नहीं करती है तो जर्नलिस्ट ही जनता की आवाज़ बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या घटित होता है, जब तक जर्नलिस्ट नहीं रहेंगे देश को पता नहीं चलेगा। पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, जर्नलिस्ट नहीं रहेंगे तो जनता को पता नहीं चलेगा देश के किस हिस्से में क्या हो रहा है। और शर्मिष्ठा की ही बात अगर हम करें, जिनको वेस्ट बंगाल पुलिस ने अरेस्ट किया और जिनकी जमानत हुई, उनको भी जर्नलिस्ट नहीं होते तो हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है कोई भी मामला। तो इसलिए जर्नलिस्टों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जर्नलिस्ट के प्रोटेक्शन के लिए भी कानून बनना चाहिए और जर्नलिस्ट को भी यह अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कोई भी खबर निकालनी चाहिए कि उस खबर से समाज में किसी प्रकार का विद्रोह नहीं हो। आज का मुद्दा यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए मुद्दों के साथ, तब तक नमस्कार। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर, तो लॉगिन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।